Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717117 and 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर भी आप तक पहुंचाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 23314444, 23717117 और 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आप हमें जब कॉल करें तो अपने रेडियो सेट की आवाज भी धीमी रखें। आपकी जिज्ञासा से भरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, आपका करजोड़ अभिनंदन। नमस्कार, वेलकम शरद। नमस्कार प्राची, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से प्रणाम। चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियां। Benchmark domestic equity indices gained for the fourth consecutive week, rise over 0.3% this week. Global crude oil prices surge around 7% over the week, and the US market log weekly gains of around 2%. प्रमुख घरेलू सूचकांक में लगातार चौथे सप्ताह वृद्धि। इस सप्ताह 0.3% अधिक की वृद्धि हुई। कच्चे तेल की कीमतों में इस सप्ताह लगभग 7% की वृद्धि हुई और अमेरिकी बाजार में साप्ताहिक आधार पर लगभग 2% की बढ़त दर्ज की गई। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. श्रोताओं, आइए बढ़ें अपनी पहली खबर की तरफ। प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार चौथे सप्ताह अपनी बढ़त बनाई। निवेशकों ने संवत 2082 की शुरुआत तो जोरदार खरीदारी के साथ की, लेकिन बाद में उत्साह कम होता हुआ नजर आया। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ा, भू राजनीतिक घटनाक्रमों की चिंताओं ने बाजार में मुनाफा वसूली को बढ़ावा दिया। उम्मीद से बढ़कर मिले नतीजों से उत्साहित पीएसयू बैंक शेयरों ने तेजी का नेतृत्व किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 260 अंक यानी 0.31% बढ़कर 84,212 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 85 अंक यानी 0.33% बढ़कर 25,795 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.5% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक सप्ताह के दौरान लगभग 0.9% चढ़ा। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया सप्ताह के दौरान 12 पैसे बढ़कर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 87 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ। We have two callers online with us. Nitin from Delhi first joins us. A warm welcome, Nitin. हेलो जी, सवाल पूछें अपना। हाँ नमस्कार जी, मैं 2 सवाल मेरे पूछने हैं। जीएसटी कितने तरह की होती है? जैसे अभी हमने एक चीज परचेज करी, इसमें 18% में जीएसटी दिया, उसमें ये लिखा था कि CGST और एक का
जीएसटी, और इसके अलावा भी कोई जीएसटी हमारे को देना पड़ता है क्या? और ये कुछ आइटम में जीएसटी घटा नहीं है, ये उसमें हमें बिल जो मिलेगा उसमें लिखा दिखाई देगा कि हाँ ये इतने % हमने जीएसटी दिया है। दूसरा मेरा सवाल ये है, गोल्ड में क्या हम अब उसका उतार देखना चाहेंगे क्या? दिवाली तक तो गोल्ड बड़ा हाई रहा है, सिल्वर बड़ी हाई रही है, इस समय क्या सोना और चांदी नीचे डाउन होने के चांसेस हैं? धन्यवाद। चलिए नितिन, नमस्कार, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जीएसटी नितिन 3 प्रकार के होते हैं। आपने ठीक कहा, आपको बिल में 2 तरीके के जीएसटी दिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पे 18 है तो 9 होता है, 5 है तो 2.5 दिखता है। तो एसजीएसटी होता है जिसको हम स्टेट जीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी होता है जिसको हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, और एक तीसरा होता है जो शायद कम लोगों के नोटिस में आता है, उसको हम आईजीएसटी कहते हैं। उसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। ये नॉर्मली वहां प्रयोग होता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बिलिंग कराते हैं। मान लीजिए आप एक शहर में रहते हैं और किसी दूसरे शहर से आप सामान खरीद रहे हैं, तो वो आप उसको अपना एड्रेस दूसरे शहर का बताएंगे तो वो आईजीएसटी होता है। अब तकनीकी तौर पे एसजीएसटी स्टेट का होता है, सीजीएसटी सेंटर का होता है, और आईजीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड होता है, वो एक कॉमन पूल में जाके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आपने दूसरा पूछा कि घटा नहीं है, ज़्यादातर आइटम्स पे तो अब घट गया है, पर अगर कुछ समय कोई ऐसे विक्रेता हैं जो कि जानबूझकर कर रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट का हम समय समय पर जिक्र करते रहते हैं। 1915 एक नंबर है, कंज्यूमर हेल्पलाइन, आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है। आप इंटरनेट के जरिए भी कर सकते हैं, हम कई दफ़े बता चुके हैं। सीजीएसटी के अधिकारी भी यहाँ कुछ हफ्ते पहले आए थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया, और कुछ हज़ार कंप्लेंट्स भी मिली हैं जिसका जीएसटी डिपार्टमेंट निवारण कर रहा है। और सरकार ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा करी थी कि हम बहुत नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं। तो आप अगर किस आइटम पे है, हमें ये तो नहीं पता आप किस आइटम की बात कर रहे हैं, पर आप आइटम कहें। और ऐसा भी है नितिन के सभी आइटम्स पे जीएसटी बदला भी नहीं है। जो घरेलू इस्तेमाल की आइटम है ज़्यादा उन पर जीएसटी में बदलाव किया गया। हो सकता है आप कोई ऐसा आइटम देख रहे हो जिसमें जीएसटी में कोई बदलाव ही ना हुआ, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा थोड़ा और स्पेसिफिक आप पूछें कि कौन सा आइटम था, हमें बताएं तो हम उसको प्रकाश डाल सकते हैं, और इसको आप अगर आपको लग रहा है तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गोल्ड में आपने कहा कि दिवाली के बाद गिरा है, बहुत तेज भागा था, $4,381 हम लोग डॉलर ज्यादा देखते हैं क्योंकि कॉमेक्स से एक प्राइस खुलती है। इतनी जब कोई चीज भागती है तो थोड़ा सांस भी लेती है। आप भी भाग के जाएं तो बैठ के कहीं कुर्सी पे मेज सोफे पर सांस लेंगे, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी है। प्रॉफिट बुकिंग भी होता है क्योंकि जिन लोगों ने कम स्तरों पर लिया होता है वो बुक करके प्रॉफिट भी लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में एक नियम होता है, प्रॉफिट इन द बैंक, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स, यानी कि आपके बैंक में जो आ जाए वो कागजों से अच्छा होता है, वो भी है। प्लस कुछ इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। एक राष्ट्रपति ट्रंप की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब की 30 अक्टूबर को बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है, और उस मीटिंग में अगर वो दोनों में कुछ समझौता हो जाता है ट्रेड वॉर को लेके, तो हो सकता है कि ये प्राइस यहाँ से कूल डाउन हो। पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो वो है इसका ट्रेंड वो बुलिश है। तो आपको हम सलाह देंगे कि आप बने रहें अपने, वैसे तो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप जो करना चाहते हैं, पर लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड अभी भी मुझे बुलिश नजर आता है, क्योंकि बाकी के जो कारण हैं वो अपनी जगह जस के तस हैं। जी शरद, अगला सवाल जो है हरियाणा से आ रहा है। अरविंद, अपना सवाल पूछिए। जी, गुड इवनिंग। I have 2 questions. One is this GST impact, which is the GST measures which has been rolled out regarding that. There are 3 factors here. One is because the measures were announced on 15th of August and were rolled out on 22nd September. So there was a temporary piling up of demand. The second factor is that the measures came into effect on the start of Navratri, that was the festive season. So naturally also, because of the piling up of demand and the festive season, there is an increase in consumption. And now the GST measures are also coming into effect. So by when can we decide that yes, there is a positive effect on the economy due to the GST impact alone? That is my first question. The second question is, President Trump is doing so much every day. There is a disruption in the global supply chain. So what should businesses or even the retail investors
Okay, that is, we'll, these are my questions. Arvind, we've noted your questions and we'll soon answer them. And that would be after a short break. And we will be back very soon. Welcome back to Market Mantra. And Arvind asked certain questions. Yes. His first question, Rajesh, was regarding the GST impact, that when will it start showing on the economy? Yes, there was a pent-up demand. And I think when the collections for the month of October, when they come after the Navratri, full month collection, we will start seeing the impact. Definitely there was a festival demand, but coupled with that was the GST Bachat Utsav. I think so you will see the impact of that. Your second question was regarding President Donald Trump's little uncertainty caused due to his statements and policies. I think retail investors, if they are long term, they don't need to worry. If you're a short term trader, then obviously President Trump's statements every day, they do cause a flutter in the market. So, but remain as a long-term investor, focus on good companies, good sectors. You will not be disappointed in the long run. गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर, आई एम 63 ईयर्स ओल्ड, सीनियर सिटीजन। मेरा कंसर्न ये है कि अभी फरवरी में मुझे जीवन श्री पॉलिसी का 18 लाख प्लस मिलना है, और सर मेरे पास एफडी अराउंड 20 है और प्लस पीपीएफ अमाउंट है मेरी वाइफ का, मेरे दोनों बेटों का 30 प्लस, एंड मेरे पास म्यूचुअल फंड से शेयर सिर्फ 6-7 लाख के, क्योंकि मैं उसमें से स्पेंड करता रहा। तो वेयर शुड आई पार्क ये मेरा 18 लाख जो मुझे मिलेगा, मैं कहाँ पार्क करूं, और मुझे 65-66 के अराउंड पैसे की रेगुलर इनकम की भी जरूरत होगी। थैंक यू सर। अनिल जी, बहुत अच्छा सवाल है, और आप पूछना चाहते हैं रेगुलर इनकम। तो रेगुलर इनकम के लिए, क्योंकि आप 60 साल के हैं, सीनियर सिटीजन है, तो मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। तो मैं सलाह दूंगा, अगर आपने पोस्ट ऑफिस की MIS नहीं ली हुई है, मंथली इनकम स्कीम नहीं ली हुई है, तो वो आप ले सकते हैं। आप और अपने स्पाउस या किसी और रिश्तेदार के साथ, अपने घर के किसी मेंबर के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट आप खुलवा के उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा मंथली इनकम आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स और फंड्स भी देते हैं जहां मंथली इनकम का प्रावधान होता है, तो मैं उसी पे फोकस रहना चाहूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपने बताया आपने ऑलरेडी किया हुआ है, स्टॉक्स में मैं मंथली इनकम के लिए उनको Would नहीं you देखता। not recommend post office? तो पोस्ट ऑफिस इज अ मंथली इनकम, MIS इज बाय पोस्ट ऑफिस। और उसके अलावा आप उसको बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में रखें। जैसा कि मैंने कहा, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो मंथली आपको एक तरह से एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें आप रेगुलर मंथली बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं। उन प्लान्स में आप सलाह लेते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी भी सलाह लें, क्योंकि हम यहाँ पर एक ओपिनियन देते हैं, फाइनल सलाह तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की होगी। तो इसमें MIS मुझे लगता है इनके लिए पोस्ट ऑफिस का अच्छा लगता है। We'll be taking a short break at this point of time. Yogesh from Delhi and Amit from Delhi, please stay with us. मार्केट मंत्र में आपका पुनः अभिनंदन। दिल्ली से जुड़ रहे हैं योगेश। योगेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल मेरी मदर के बिहाफ पे है, वो ये है कि मार्केट जरा सा भी ऊपर जाने लगती है, लोग बोलते हैं ओवरवैल्यूड हो गई और गिर जाती है। तो ये क्या मार्केट का अभी भी ओवरवैल्यूएशन वाले जोन में है? और अगर सेंसेक्स का कुछ फेयरली वैल्यूड या रीजनेबली वैल्यूड आप समझते हैं तो वो लेवल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि एनपीएस को क्या आप जैसे एनपीएस भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी व्हीकल है, तो क्या इसको म्यूचुअल फंड से कंपेरेबल माना जा सकता है? योगेश, आपका पहला सवाल है, बड़ी अच्छी बात है, इनकी मदर की तरफ से सवाल है, और मदर इतना क्लोजली, नॉर्मली हमने देखा है कि जो सीनियर वो भी ओवर वैल्यूएशन को, हाँ, वैल्यूएशन देख रहे हैं। तो वैल्यू हमारा योगेश इस टाइम जो हमारा PE रेशियो है उसको हम वैल्यूएशन मानते हैं, वो हमारा करीब इस समय 20-21 के आसपास है। और बाकी की इमर्जिंग मार्केट्स देखें, हमारे आसपास की मार्केट्स हैं, सिंगापुर है, थाईलैंड है, उसमें 15-16, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। पर हम ये ना भूलें कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बाकी के हमारे आस पड़ोस के या साउथ ईस्ट एशिया के देशों से बहुत अच्छी है। हम 7.8% पे ग्रो कर रहे हैं। हमारी जो GDP फोरकास्ट है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने 6.6-6.8 की दी है। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी भी अच्छी है। यहाँ जो कंजम्पशन स्टोरी है, हमारी जो डिमांड है बहुत स्ट्रांग है। अभी GST लॉन्च होने के बाद और ज़्यादा ये रफ्तार पकड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ओवर वैल्यूड है। और अगर ये ओवर वैल्यूड होती, बहुत ही ज़रूरी और बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगर ये ओवर वैल्यूड होती तो जो
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, हमारे जो देसी बॉयज़ मैं उनको बोलता हूँ, DIIs हैं, वो इतनी बड़ी मात्रा में शेयर खरीद रहे हैं, तो कुछ सोच के खरीद रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता ओवर वैल्यूड है। उतार चढ़ाव मार्केट का स्वभाव है, एक नेचर है, वो आपको दिखता रहता है। आप अपनी माताश्री को हमारी तरफ से ज़रूर बताइएगा। और आइडियल लेवल, लेकिन उन्होंने और सवाल पूछा था राजेश, दूसरा सवाल पूछा था इन्होंने, उसको हम अगली बार ले लेंगे क्योंकि और भी लोग क्यों में है, और भी लोग की नजाकत को देखते हुए हमें आई थिंक एनपीएस से रिलेटेड। एनपीएस म्यूचुअल फंड नहीं है। एनपीएस की जो मैनेजमेंट है वो एक ट्रस्ट के अंतर्गत होती है, जबकि म्यूचुअल फंड को एएमसी चलाती है। थोड़ा सा एनपीएस और ज्यादा मैं ये कहूंगा कि कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलता है, क्योंकि पेंशन का मामला है तो लोगों का नुकसान ना हो, थोड़ा सा फर्क है। हाँ, अगर इक्विटी में लगा रहे हैं तो इक्विटी के उतार चढ़ाव तो दोनों को ही प्रभावित करते हैं। जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली इज अमित। अ वार्म वेलकम अमित। जी सभी को नमस्कार सर। जी नमस्कार। शरद कोहली सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि अब जो है निफ्टी पे तो आप कमेंट दे सकते हैं ना, कंपनी पे नहीं दे सकते, निफ्टी पे दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते हैं, पूछिए। हाँ, निफ्टी जो अभी 26,000 चल रहा है, तो 26,000 क्या ऑल टाइम हाई जो 26,277 का है, मुझे लगता है वो ब्रेक करेगा और 28,000 तक जाएगा। क्या मेरा अनुमान सही है? दूसरा सवाल सर ये मेरा महत्वपूर्ण है कि अगर मान लीजिए किसी ब्रोकर के पास मेरा डीमेट अकाउंट चल रहा है, मान लीजिए सर, आवाज आ रही सर? जी आ रही है। तो अगर मान लीजिए मेरी शेयर्स की होल्डिंग वहां पे 10 लाख की है, मान लीजिए एक वैल्यू की इन्वेस्टमेंट मेरा अमाउंट है, अगर मान लीजिए 1% अगर वो ब्रोकिंग हाउस बंद हो जाती है या भाग जाती है, इस केस में वो तो इफ नॉट बट का है, बट फिर भी अगर कुछ कंपनी बंद हो गई तो क्या मेरे शेयर मैं बेच पाऊंगा, मेरा पैसा मैं विड्रॉल कर पाऊंगा? इसका थोड़ा विस्तार में जवाब दीजिएगा सर। धन्यवाद सर। चलिए, अच्छा अमित आपका। शरद जी, हमें इस बीच रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक। जरूर। मार्केट मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत। दिल्ली से अमित का सवाल हमारे पास आया था शरद जी। जी, इन्होंने पहला सवाल किया था कि निफ्टी 26,277 अपना पीक था, तो वैसे तो खुद ही जवाब दे रहे थे, इनको लग रहा है कि वो क्रॉस करेगा। हमें भी यही लग रहा है। आपके मुंह में घी शक्कर क्यों, पूरी हलवाई की दुकान, क्योंकि बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया इस ब्रेकआउट को आए, और भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, मुझे भी लगता है जाएगा, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स कोई ऐसा फैक्टर नहीं आ जाता। तो अमित आपकी उम्मीद पर हम भी कायम हैं, और अब हम प्रार्थना करेंगे आपकी भविष्यवाणी सत्य हो, अपनी तो हम बाद में बोलेंगे। उसके बाद आपने पूछा डीमैट अकाउंट अगर बंद हो जाता है। देखिए, डीमैट अकाउंट को वो ब्रोकर रन जरूर करता है, परंतु NSDL उसको मॉनिटर करता है, उसको लुक आफ्टर करता है। तो अगर ब्रोकर किसी वजह से बंद भी हो जाता है तो आप निश्चिंत रहें, आपके शेयर्स कहीं नहीं जाने वाले हैं और आपके शेयर सुरक्षित हैं। सिर्फ वो उसको एडमिनिस्टर करता है, NSDL उसको करता है, तो NSDL एक अलग से कंपनी है, तो आप निश्चिंत रहें। अगर आपके ब्रोकर पहले तो कहीं जाने वाले नहीं, आजकल ऐसा होता नहीं है, पहले सुना जाता था, और अगर होता भी है तो आपके शेयर पूर्णतया सुरक्षित है। इट्स अ प्लेजर टू वेलकम आवर नेक्स्ट कॉलर from Bangalore, N.R. Prasad. Welcome. Please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Prachi ji. Hello, sir. There are 2 questions. The first one is, I know print media is saying that we are very close in closing the deal with US on the tariff war. Quoting 15-18% will be the tariff exclusively for India. If really this is true, then which sector then likely to rally most in the next 2 quarters till March 31st? My second question is really a lot of messages in the social media that there are going to be a likely, because of the global cues, going to be a recession from January, February onwards. On one hand, IMF says that our GDP is revised from 6.3 to 6.5. On the other hand, social media very strongly saying that there's going to be a recession from January, February 26 onwards. How do you look at these 2 points? All right, these are my 2 questions. All right, Mr. Prasad, your first question was, we are close to, yes, we are very optimistic, and so is the Commerce Ministry that, we are close to a deal. I hope it happens. So there's a Government of India and representatives from the Trade Department in the US are making very, very hectic efforts to see that this works out somehow or the other. If it works out, then the sectors like textile, footwear, textile, marine products, all these are going to rally. So wherever we were suffering, machinery and some of the other sectors, they will start rallying definitely. And is there likely to be a likely recession? Maybe, maybe not. That is anybody's guess. Yes, if there is a recession globally, India will still remain immune because Indian economy and Indian growth story is intact. Some rippling effect
some cascading effect may be there, but that will be negligible. So India will be the strongest economy if a global recession comes. At this point of time, the global economy is not doing exceedingly well. India is far outshining the rest of the world. So I think we need not be worried. If people around the world have to be worried, they can be for that matter. We move on to our next headline story. Oil prices fell yesterday but posted strong gains for the week. Skepticism crept into the market after the US sanctions on Russia's two biggest oil companies, Rosneft and Lukoil. The two companies together account for more than 5% of global oil output. Yesterday, Brent crude futures dipped marginally to settle at $65.94 per barrel, while WTI crude futures fell around 0.5% to close at $61.50 per barrel. For the week, Brent crude futures surged 7.5% and WTI crude futures also increased 6.8%. यूरोपीय नेताओं और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के प्रमुख ने लंदन में आयोजित गठबंधन कोलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक में रूस पर प्रतिबंध कड़े करने और यूक्रेन को लंबी दूरी की मारक तथा वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति में तेजी लाने का संकल्प लिया है। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य वैश्विक बाजारों से रूसी तेल और गैस को बारी बारी से हटाना और यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधों के अपने 19वें दौर को मंजूरी दे दी है, जो पहली बार रूस के प्राकृतिक गैस क्षेत्र को लक्षित करता है। ये उसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई, जिससे देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ। आज हमारी संवाददाता एक रिपोर्ट लेकर आई हैं कि अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा दे रही है। अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधारों के अंतर्गत कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को अत्यधिक बढ़ावा मिला है। कॉफी, डेयरी, वस्त्र, हस्तशिल्प, कॉयर और आवश्यक औद्योगिक वस्तुओं सहित प्रमुख वस्तुओं पर कर में कमी से घरेलू मांग को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य के एमएसएमई और निर्यातकों को भी लाभ हो रहा है। कर की नई दरों में कॉफी के अर्क, एसेंस और इंस्टेंट कॉफी पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी सुधारों ने कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को काफी लाभ पहुंचाया है। इससे कॉफी, डेयरी और काजू की खेती करने वाले किसानों को मदद मिल रही है। जीएसटी सुधार हथकरघा और हस्तशिल्प के कारीगरों तथा राज्य में औद्योगिक और तकनीकी विकास को गति देने वाले उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। Moving on, the Wall Street closed in positive territory yesterday following data from the US Bureau of Labor Statistics showing that inflation rose less than expected in September this year. The US Consumer Price Index rose 0.3% last month after climbing 0.4% in August. The report spurred optimism among investors that the Federal Reserve would stay on its rate-cutting path. Among the major indices, the tech-heavy Nasdaq Composite Index settled over 1.1% up to close at 23,205. The Dow Jones Industrial Average climbed 1% to end at 47,207. The S&P 500 increased 0.8% to settle at 6,792. मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कृपया संक्षिप्त में अपना सवाल पूछें। हेलो, गुड मैडम। मेरा सवाल है कि गोल्ड बेस पर टैक्सेशन पर्पज टैक्सेशन हो सकता है ना हो सकता है, ये एक सवाल। और आईटीआर ने ऑलरेडी भरा है, तो टैक्स भरने के लिए क्या जरूरी है, वाइज भरना जरूरी है क्या? और रत्नाकर जी, आपका सवाल आवाज कट रही थी और समय कम है, तो आपसे मैं दोनों हमारे माननीय एंकर से इजाजत लेके अगली बार आने का निवेदन करूंगा। जी बिल्कुल, कार्यक्रम में शरद जी आप आए और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, benchmark domestic equity indices gain for the fourth consecutive week, rise over 0.3% this week. Global crude oil prices surge around 7% over the week, and US market log weekly gains of around
2%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.